हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। तो काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बन रहा है, लगभग 2 हफ्ते का गैप हो चुका है। उसके लिए मैं बहुत ही माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, मैं थोड़ा बिज़ी था। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि ये पहले हुआ करता था सेक्शन 13। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का ये सेक्शन 13 हुआ करता था और हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ये सेक्शन 11 है। ठीक है, तो आपको पता होगा, जैसे कि जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप सभी के लिए डिस्क्लेमर है भाई, मेरे वीडियो को आप एटलीस्ट 1.5x या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में देखिए, ताकि आपको देखने में मज़ा आएगा। क्योंकि थोड़ा थ्योरी पेपर है तो होता क्या है ना, बोर लगता है, बट थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 क्या कहता है, देखिए हम लोग, आपको पता होगा रेलिवेंट फैक्ट्स, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन से फैक्ट्स को रेलिवेंट माना जाता है। तो सेक्शन 4 से हमने स्टार्ट किया था और हम पहुंच गए थे सेक्शन 10 तक। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 11। ठीक है, 4 तक पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल में पढ़े हैं, धीरे धीरे करके कंप्लीट करें, कोई बात नहीं, एक दिन ख़त्म कर देंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए, तो सेक्शन 11 ये कहता है कि भैया, जब कभी भी, क्या बोलता है सेक्शन 11 ये कहता है कि जब कभी भी कोर्ट के सामने, जब कभी भी कोर्ट के सामने राइट को लेके या फिर कस्टम को लेके क्या हो, कोई मुद्दा आए कोर्ट के सामने, तो उस राइट और उस कस्टम को डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट माने जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या कि कोर्ट के सामने कोई मुद्दा आ गया, कोई केस आ गया जिसमें राइट को लेके इशू आ रहा है, कस्टम्स को लेके इशू आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा कस्टम जानते हो ना, रीति रिवाज जो होता है, राइट मतलब तुम्हारा जो हक है, उसको लेके कोर्ट के सामने क्या आ गया, कोई केस आ गया, कोई इशू क्रिएट हो गया, कोई इशू आ गया, तो उस केस में कौन कौन से फैक्ट्स को कोर्ट कंसीडर करेगा, मतलब उसको डिसाइड करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को वो चेक करेगा, कौन कौन से फैक्ट्स को अलाउ करेगा एज एन एविडेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आएगा। यानी क्या, सेक्शन 11 बेसिकली बात करता है राइट और कस्टम को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जब कभी भी राइट का सवाल आएगा, कस्टम का सवाल आएगा, तो उस केस के लिए सेक्शन 11 डील करता है कि राइट अगर कोई इशू में है, कस्टम इशू में है, तो उस केस में कौन कौन से फैक्ट्स को रेलिवेंट माना जाएगा, कौन कौन सा फैक्ट्स आप कोर्ट में सबूत के रूप में दे सकते हो। ठीक है, समझ में आया। ठीक है सर, तो चलिए, बैरेक्ट में एंट्री करने से पहले एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये तो मैं सब पढ़ाऊँगा ही। देखिए, मैं और एक बात बता दूँ आपको, देखो ये बहुत ही छोटा सेक्शन है, अगर डायरेक्ट में पढ़ने जाओगे ना, बहुत ही 2 पैराग्राफ में ख़त्म हो जाता है, बट हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। मुझको ये नहीं देखना है कि एग्ज़ाम, मतलब देखो पढ़ने का क्या होता है ना, कि आप इसमें से जितना इम्पॉर्टेंट है आप उतना ही पढ़िएगा, बट मैं अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट करूँगा, सारा चीज़ को कवर करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मेरे एंड से। तो आइए समझते हैं सेक्शन 11 को एक एग्जाम्पल से। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच कुछ कोई चीज़ को लेकर लड़ाई है। ये मिस्टर ए है, ये है मिस्टर बी। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है पॉन्ड, ये पॉन्ड दिख रहा है, पॉन्ड, जी सर दिख रहा है। तो मिस्टर ए पॉन्ड में मछली पकड़ने गया। ठीक है, तालाब है, गांव का कोई कहानी है, सोच लो। तो मिस्टर ए गया तालाब में मछली पकड़ने के लिए, देखो मछली भी बना दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जैसे ही मछली पकड़ने मिस्टर ए जाता है, उधर से मिस्टर बी कहता है, ए रुको, तुम यहाँ पे मछली नहीं पकड़ सकते। मिस्टर ए बोलता है, क्या बकवास कर रहा है बे तू, क्या बकवास कर रहा है तू। बोलता है, सही बोल रहा हूँ, यहाँ पर तुम मछली पकड़ ही नहीं सकते। कौन बोल रहा है, बी बोल रहा है। ये बोल रहा है, क्यों नहीं पकड़ सकता भाई, यहाँ पर मछली पकड़ने का मेरा राइट है। अच्छा, ठीक है, तो मिस्टर ए कहता है, मेरा मछली पकड़ने का अधिकार है। मिस्टर बी बोला, कैसे भाई, बता तो कैसे। तो ए कहता है, सुन, इधर सुन, ध्यान से सुन,
तो मिस्टर बी बोला हाँ हाँ बोल बोल, हाँ हाँ बोल 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 क्या बोल बोल क्या बोल। तो ए कहता है सुन, तू जो मुझको रोक रहा है तालाब में मछली पकड़ने से, सुन भाई, मेरे जो पूर्वज हुआ करते थे वो इस पॉन्ड को खरीदे थे। ठीक है, ठीक है, वो सबूत देता है कि भैया मछली पकड़ने का अधिकार है मेरे पूर्वजों के पास, उनके पास राइट था मछली पकड़ने का, कोई एग्रीमेंट दिखा देता है। ठीक है, पुराना कोई डॉक्यूमेंट दिखा देता है। कौन? मिस्टर ये कहता है कि तू जो मुझको रोक रहा है ना, मेरे पूर्वजों का इस पर हक है भाई, उनके पास पेपर हुआ करता था, मछली पकड़ने का उनके पास अधिकार था, वहीं से मेरे पास राइट आया है। ठीक है, ये कौन कहता है? ये मिस्टर ए कह रहा है। अच्छा, तो अब समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर मिस्टर ए अपना राइट क्या कर रहा है? क्लेम कर रहा है। क्लेम कर रहा है ना, मेरा राइट है यहाँ पे मछली पकड़ने का। वहीं दूसरी तरफ बी कहता है अच्छा सुन सुन, ठीक है तू बहुत बोल दिया, तेरा राइट यहाँ नहीं है। यानी मिस्टर ए के क्लेम को ये क्या कर रहा है? डिस्प्यूट कर रहा है, डिनाई कर रहा है कि भैया तेरा राइट यहाँ पे है ही नहीं। तो ए बोलता है, क्या बोल रहा है? तू जो कह रहा है कि तेरे पूर्वज लोग के पास अधिकार था मछली पकड़ने का, उसके वजह से तेरे पास आया, तो सुन मेरा बात, तेरे जो ग्रैंडफादर हुआ करते थे वो इस, ठीक है, इस राइट को, मछली पकड़ने का राइट को गिफ्ट कर दिए थे। किसको? मेरे दादाजी को। अब बताओ, ठीक है। तो अब लगता है भाई हाँ, ये जो पॉइंट बता रहा है मिस्टर बी ये भी सही है। ठीक है, आप सोच लो, आप जज हो, आपके पास ये सवाल आया कि मिस्टर ए का मछली पकड़ने का अधिकार है या नहीं है, तो मिस्टर ए का बात को तो आप कंसिडर करोगे, क्योंकि बोल रहा है कि मेरे पूर्वज लोग के पास था, तो हाँ ये थोड़ा रिलेवेंट मान सकते हैं। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट आया जिससे ये पता चले कि मिस्टर ए के पूर्वजों के पास अधिकार था, तो वो कोर्ट उसको कंसिडर करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन मिस्टर बी अगर ये कहता है कि मिस्टर ए के दादाजी ने मुझे गिफ्ट किया था, मिस्टर ए के दादाजी ने, तो वो भी तो थोड़ा सेंसिबल बात कर ही रहा है, वो भी रेलिवेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? तो देखो कौन कौन से चीज़ रेलिवेंट हो सकते हैं सेक्शन 11 में, समझे? तो वही मैं कह रहा हूँ। तो मिस्टर ए का कहना भी सही है, मिस्टर ई बी भी सही बात बोल रहा है, वो भी अगर चाहे तो सबूत अगर दे सकता है तो वो भी रेलिवेंट होगा, बिल्कुल। फिर मान लो ये सब एक एक अलग अलग केस है। हाँ, अब मान लो मिस्टर ए कहता है, मान लो अगर मिस्टर ए ऐसा नहीं कहता, मिस्टर ए ये बोलता नहीं, फॉर एग्जांपल हम जो पहला केस में पढ़े कि मेरे पूर्वजों का था, वो डॉक्यूमेंट दिखाता है, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं दिखाता है। जब ए मछली पकड़ने जाता है तो बी मना कर देता है कि नहीं पकड़ सकते, तो मिस्टर ए बोलता है कि क्यों नहीं पकड़ सकता? तो मिस्टर बी बोलता है नहीं पकड़ सकता तू। तो मिस्टर ये बोलता है सुन ना, मेरे जो फैमिली वाले थे ना, वो इस तालाब में मछली पकड़ा करते थे, हर संडे हम लोग खाते थे। ठीक है, हर संडे खाते थे। मेरे पूर्वज लोग, मेरे फैमिली, मतलब स्टार्टिंग से ना इस तालाब से मछली पकड़ के खाते आ रहे हैं भाई। हालांकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग के पास एक क्या है, एक कस्टमरी राइट है, एक राइट चले आते आ रहे हैं। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हर संडे मछली पकड़ के खाते हैं यही तालाब से, तो एक उनके पास कस्टमरी राइट्स आ गया। तो ये एक क्या बताता है मिस्टर ए, एक रियल टाइम, मतलब एक रियल एग्जाम्पल बताता है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता है, एक कंडक्ट बताता है, एक बिहेवियर बताता है कि उसके पूर्वज लोग ऐसा करते आ रहे थे, मछली पकड़ते आ रहे थे। यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा है, बट एक एग्जाम्पल बता रहा है, एक कंडक्ट दिखा रहा है, एक बिहेवियर शो कर रहा है कि भैया पास्ट में इसके पूर्वज लोग ये सब किया करते थे, जिसके वजह से इसके पास एक रीति रिवाज की वजह से इसके पास राइट आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये भी वो बता सकता है और ये चीज़ को बता के ये फैक्ट भी कोर्ट में ला सकता है, और कोर्ट इस बात को रिलेवेंट मान सकता है। समझे कि नहीं? सर सही बोले। तो ये एक फैक्ट रिलेवेंट हो गया, जो कौन सा था, जहाँ पर ए ने कहा कि मेरे पास भाई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट चेक कर लो। यहाँ डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, लो, ठीक है। बी बोलता है वही डॉक्यूमेंट का बात यहाँ पर हो गया, ये दूसरा नंबर पॉइंट था। तीसरा था मेरे पूर्वज लोग क्या करते थे, मछली पकड़ते थे तालाब से और खाते थे, वहीं से आया है, ठीक है। अब मान लो तो ये जब ऐसा कहा मिस्टर कि मेरे पूर्वज लोग मछली पकड़ते आ रहे हैं और हमेशा खाते हैं वही तालाब से, तो वहीं से राइट आया है,
तो उसके जो नेवर्स लोग हैं, अब देखो नेवर्स लोग, उसके जो नेवर्स हैं वो बोलते हैं पड़ोसी लोग मिस्टर ए के, सुन ना भाई, तेरे जो एंसेस्टर्स लोग थे, तेरे जो पूर्वज लोग थे ना, इस तालाब को, इस तालाब को तेरे जो पूर्वज लोग थे हमको गिरवी दे दिए थे, मॉर्गेज पे दिए थे। मतलब मिस्टर ए के जो पूर्वज लोग थे ना, वो उसके पॉन्ड को, उसके राइट को गिरवी कर दिए थे उसके पड़ोसी के पास। यानी मिस्टर ए के पूर्वज के पास वो राइट नहीं था, अब किसके पास आ गया है, उसके नेबर के पास आ गया। तो ये फैक्ट भी रेलिवेंट है कि नहीं? बिल्कुल रेलिवेंट है, कि क्योंकि ये सब चीज़ से कोर्ट डिसाइड कर सकता है एक्चुअली में है किसके पास राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, हाँ भैया ए के एंसेस्टर्स ने, ए के मतलब जो पूर्वज लोग हैं उसके पड़ोस वाले को क्या दिए थे, पड़ोसी को मॉर्गेज पे दे दिए थे, तो कहीं ना कहीं पड़ोस वाले के पास भी राइट हो सकता है। बिल्कुल, तो ये पॉइंट भी क्या है, रेलिवेंट हो सकता है। हाँ, अच्छा ठीक है। अब मान लो ये केस हो गया, ये चौथा नंबर पॉइंट है, ये एग्जाम्पल सब है, ठीक है, ऐसा सा हो सकता है, ये पॉइंट दिया जा सकता है कोर्ट में, कोर्ट उसको कंसिडर कर सकता है। मान लो जब ए बोला कि मेरे पास राइट है मछली पकड़ने का, ए और बी दोनों लड़ाई कर रहे थे आपस में, तो उधर से आते हैं कौन पता है, उधर से आते हैं तुम्हारे गांव वाले। और गांव वालों इधर ध्यान से सुन लो, ये गांव वाले आते हैं। अब यहाँ पर गांव वाले आ रहे हैं, देखो कहाँ गया भाई, कौन सा यूज़ करूँ इसमें जो अलग दिखे, पता नहीं, चलो इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ गांव वाले लोग आ गए, देखो ठीक है। गांव वाले लोग बोलते हैं सुनो तुम लोग आपस में क्या लड़ रहे हो बे, हैं? यहाँ पर हम लोग का अधिकार है, तुम लोग क्या प्राइवेट प्राइवेट खेल रहे हो, ये पब्लिक राइट है, यहाँ पर सब कोई जाके मछली मार सकते हैं, तुम लोग अकेला नहीं मार सकते हो, तुम लोग क्या बोल रहे हो यहाँ पर, समझेंगे? तो विलेजर्स लोग डरा के आ रहे हैं कि तुम लोग क्या आपस में लड़ रहे हो कि तुम्हारा है तुम्हारा, ए भाई ये पूरे गांव का है मछली पकड़ने का राइट। अब गांव वाले का क्या क्लेम है कि पूरा ये पब्लिक राइट है, प्राइवेट राइट है ही नहीं, तुम लोग बोल रहे हो कि तुम्हारा है तुम्हारा, ये तो पूरे गांव वालों का है। अब बताओ, ये जब फैक्ट सामने आया, ये भी तो लग रहा है कि भाई रिलेवेंट तो है ही, इसको भी कोर्ट कंसीडर कर सकता है कि नहीं, एक राइट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए बिल्कुल कर सकता है। समझे? क्योंकि ये जो बात ये लोग बता रहे हैं विलेजर्स लोग, इससे एक राइट पूरा क्या हो जा रहा है, इनकंसिस्टेंट हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके पास राइट था ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। तो वही चीज़, तो ये सब अलग अलग केसेस हैं जहाँ पर जो भी फैक्ट को रेलिवेंट माना जा सकता है, ठीक है, समझ में आया? तो ए और बी के बीच मछली मारने को लेके लड़ाई चल रहा था, उसके लिए क्या क्या कोर्ट के सामने फैक्ट आप दे सकते हैं और कोर्ट किन किन फैक्ट को रेलिवेंट मान सकता है। समझ में आया? ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल, समझ में आ गया होगा, इसको वापस देख लीजिएगा, मैं फालतू में इसको और लॉन्ग नहीं कर सकता, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ, ठीक है। अब पढ़ेंगे तो तुमको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो मुझे बताओ सेक्शन 11 किस चीज़ के बारे में बात करता है? सेक्शन 11 बात करता है कि जब कभी भी कोर्ट के सामने राइट और कस्टम को लेके सवाल आएगा तो उस केस में आप कोर्ट में कौन कौन से फैक्ट्स, कौन कौन से बातें एज एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम पर्पस के लिए याद रखना, इसको याद रखने का तरीका है, दो ही चीज़ है कि भैया दो चीज़ का एविडेंस आप कोर्ट में दोगे। बताओ फिर से, जब भी राइट और कस्टम का आएगा तो कितने चीज़ों का दोगे एविडेंस? दो चीज़ का, मतलब दो कैटेगरीज ऑफ फैक्ट्स, दो चीज़ मतलब दो कैटेगरी ऑफ फैक्ट्स के बारे में, दो कैटेगरी ऑफ फैक्ट्स का आप एविडेंस दे सकते हो। पहला कैटेगरी का नाम है ट्रांजैक्शन, बोलो फिर से क्या नाम है? ट्रांजैक्शन, ठीक है। आप किसी ट्रांजैक्शन का क्या दे दो, सबूत दे दो कि जिस ट्रांजैक्शन से आपके पास वो राइट आया था, वो कस्टम आया था, उस ट्रांजैक्शन का ही सबूत दे दो तो वो रेलिवेंट होगा। या फिर यहाँ ट्रांजैक्शन आ गया, या फिर मान लो आप कोई पर्टिकुलर इंस्टेंसेस का दे दो, या फिर आप कोई पर्टिकुलर इंस्टेंसेस का दे दो। सर पर्टिकुलर इंस्टेंसेस मतलब, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस का मतलब है आप रियल एग्जाम्पल उसको बताओ कि मेरे पूर्वज लोग ये किया करते थे, वो पानी भरते आ रहे थे, मछली पकड़ते थे, आना जाना किया करते थे, मतलब आप एक उनका कंडक्ट, आप उनका पास्ट एक्शन के बारे में बता रहे हो कोर्ट को, तो वो भी रेलिवेंट होगा। या फिर आप ट्रांजैक्शन दिखा दो, ट्रांजैक्शन मतलब आप कोई एग्रीमेंट किए रहोगे, आप कोई पेपर बनाए होगे, ठीक है, बाय एंड सेल ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा, आप वो बता दो, लेन देन वाला ट्रांजैक्शन होगा जिसके वजह से आपके पास वो राइट और कस्टम आया। यानी यहाँ पर डॉक्यूमेंट का बात किया जा रहा है क्लॉज ए में। जैसे कोई डीड हुआ, कोई ग्रांट्स हुआ, ग्रांट्स मतलब जो तुमको
गिफ्ट मिलता है, मॉर्गेज हुआ, एग्रीमेंट्स हुआ। क्लॉज ए में उस ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहा है कि आपके पास जो राइट आया, आपके पास जो कस्टम्स आया, वो किसी ट्रांजैक्शन के थ्रू ही तो आया होगा। तो वो ट्रांजैक्शन का सबूत दे दो ना भाई आप, कि मेरे पास इस ट्रांजैक्शन की वजह से राइट और कस्टम आया। बिल्कुल, तो उस ट्रांजैक्शन को रेलिवेंट माना जा सकता है। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। दूसरा, क्लॉज भी कहता है कि आप ट्रांजैक्शन का सबूत नहीं दो, बस आप ये सबूत दे दो कि भैया आपके पूर्वज लोग वो राइट को एक्सरसाइज किया करते थे, जिसके वजह से आपके पास वो कस्टम आ गया। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंसेस बताओ, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंस, समझे? इंस्टेंसेस मतलब रियल एग्जाम्पल बताओ, रियल एक्चुअल यूज बताओ कि एक्चुअल में वो किया करते थे आपके पूर्वज लोग। कंडक्ट यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर बिहेवियर का बात हो रहा है, यहाँ प्रैक्टिस का बात हो रहा है। एक्चुअल में ऐसा किया करते थे जिसकी वजह से आपके पास राइट आया। जिससे मिस्टर ए का जो मछली पकड़ने का राइट मान लो कैसे आया, क्योंकि उसके दादा परदादा लोग उस तालाब में मछली पकड़ा करते थे और डेली संडे को भोजी होता था। तो अब क्योंकि वो सालों साल सदियों से आते जा रहा है, तो मिस्टर ए के पास वो राइट आ गया, वो कस्टमरी राइट आ गया कि नहीं? बिल्कुल। तो आप रियल एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, तो सर ये ठीक है, एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर, मतलब बिहेवियर का एग्जाम्पल देंगे, मतलब एक्चुअल यूज़ का एग्जाम्पल देंगे, जिसको पर्टिकुलर इंस्टेंस बोल रहे हैं। लेकिन ये देंगे कैसे? मतलब इसको थोड़ा प्रूफ करना अजीब नहीं है? तो यहाँ प्रूफ करने का हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन सा चीज़ को आप एज एन एविडेंस कोर्ट में दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई राइट को प्रूफ करना है, कोई कस्टम्स को प्रूफ करना है कि इसमें मेरा राइट है, ये मेरा कस्टम है, तो आप प्रूफ कैसे करोगे? आप उसका ट्रांजैक्शन का सबूत दे दो ना भाई क्लॉज ए में, या फिर आप उसका पर्टिकुलर इंस्टेंसेस का सबूत दे दो। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो वो समझो। ठीक है, हालांकि पर्टिकुलर इंस्टेंस आप सबूत कैसे दोगे? मतलब बहुत सारा तरीका है इसको प्रूफ करने का कि आपके दादा परदादा लोग वहाँ मछली पकड़ा करते थे फॉर एग्जांपल, तो लैंड उन्हीं का होगा, तो लैंड रिकॉर्ड्स में उनका नाम हो सकता है। ठीक है, वो रेवेन्यू वगैरह पे करते होंगे गवर्नमेंट को, या फिर गांव के बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करके पूछा जा सकता है। तो बहुत सारा तरीका है, समझे कि नहीं? लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि मिस्टर ए के पास जो राइट आया वो दो तरीके से बता सकता है कि उसके पास राइट और कस्टम कैसे है, या फिर वो ट्रांजैक्शन का सबूत दे दे, या फिर वो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस का दे दे। बस ये याद रखना। ठीक है, तो ये एग्जाम में आएगा। क्लॉज ए में कौन सा है? कोई ट्रांजैक्शन। दूसरा है पर्टिकुलर इंस्टेंस। पर्टिकुलर इंस्टेंस मतलब आप उसका रियल एग्जाम्पल दो ना, कि आप पास्ट में आपके पूर्वज लोग ऐसा करते थे जिसकी वजह से राइट या कस्टम आपके पास आया। ठीक है, अब पढ़ते हैं, देखिए अब समझ में आएगा अच्छे से। तो बोल रहा है वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम। बोल रहा है जब कभी भी क्वेश्चन हो मतलब कोर्ट के सामने ये सवाल आए, क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये मुद्दा आए डिसाइड करने के लिए, क्या कोई राइट एग्जिस्ट करता है, क्या कोई कस्टम एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में कौन कौन सा फैक्ट्स रेलिवेंट होगा? तो फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट। कौन सा? पहला, एनी ट्रांजेक्शन, कोई सा भी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम इन क्वेश्चन वाज क्रिएटेड। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन का सबूत दे दो जिस ट्रांजैक्शन के वजह से वो राइट और वो कस्टम क्या हुआ? क्रिएट किया गया, क्लेम किया गया, मॉडिफाई किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, एसर्ट किया गया, डिनाई किया गया। ये सब याद करने वाले पॉइंट्स हैं, इसको समझाने वाला कोई ये नहीं है, बस आपको याद करना है। मतलब उस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका राइट क्रिएट हुआ होगा, या फिर आप क्लेम किए होगे, या फिर उस राइट को मॉडिफाई किया होगा, या फिर आपने उसको रिकॉग्नाइज किया था, या फिर आपने एसर्ट किया था, आपने कहा था ये मेरा है, या किसी ने डिनाई किया था ये तेरा नहीं है। तो वो सारे ट्रांजैक्शन का सबूत आप दे सकते हो। तो इसको याद करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ नहीं सकते। तो याद कैसे करेंगे? देखो शॉर्टकट बना दिया, मिस्टर डेक। क्या? मिस्टर डेक। एम फॉर मॉडिफाइड, आर फॉर रिकॉग्नाइज, डी फॉर डिनाइड, ए फॉर एसर्टेड, सी फॉर क्लेम्ड, सी फॉर क्रिएटेड। तो यहाँ पर डबल सी है, मैं एक सी लिख दिया हूँ। तो मिस्टर डेक याद कर लेना। क्या है? मिस्टर डेक। एम फॉर मॉडिफाइड, आर फॉर रिकॉग्नाइज, डी फॉर बोलो डिनाइड, ए फॉर एजर्टेड, सी फॉर क्लेम्ड, सी फॉर क्रिएटेड। ठीक है, तो कोई सा भी ट्रांजैक्शन जिसके वजह से वो राइट और कस्टम को क्रिएट किया गया था, क्लेम किया गया था, मॉडिफाई किया था, रिकॉग्नाइज, एजर्टेड, डिनाइड, तो वो सारे ट्रांजैक्शन को रेलिवेंट माना जाएगा। या फिर एनी ट्रांजैक्शन, वही ट्रांजैक्शन का बात हो रहा है जहां पर एनी ट्रांजैक्शन विच वॉज इनकन्सिस्टेंट विथ इट्स एग्जिस्टेंस, या फिर आपने ऐसा ट्रांजैक्शन दे दिया जिसके वजह से पता चल रहा है वो राइट और कस्टम एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब नेगेटिव वे में आप प्रूफ कर रहे हो कि है ही नहीं। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में
जो नेवर लोग बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, सॉरी विलेजर लोग बोल रहे थे, विलेजर क्या बोल रहे थे, अरे तुम लोग क्या प्राइवेट प्राइवेट खेल रहे हो, ये तो पब्लिक राइट है। यहाँ इनकन्सिस्टेंसी वाला बात हो रहा था। ये लोग क्या बोल रहे थे, ए बोल रहा था मेरा है, बी बोल रहा था मेरा है, विलेजर बोले रुक ये सबका है। यानी अब उनका राइट को ही चैलेंज कर रहे हैं इन लोगों। पब्लिक प्राइवेट राइट नहीं है, पब्लिक राइट है भाई। तो वो ट्रांजैक्शन का भी आप सबूत दे सकते हो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब ये हो गया क्लॉज ए। क्लॉज बी में, तो क्लॉज ए में ट्रांजैक्शन का सबूत दोगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स, डीड, ग्रांट्स, मॉर्गेज एग्रीमेंट्स, ठीक है। क्लॉज बी बोलता है पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस जिसमें वो राइट और कस्टम को क्लेम किया गया था, रिकॉग्नाइज और एक्सरसाइज किया गया था, वही चीज़। आप ऐसा सबूत दो, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस दो, मतलब आप एक्चुअल यूज पास्ट एक्शन वाला सबूत दे दो, जिसमें उस राइट और कस्टम को क्लेम किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, एक्सरसाइज किया गया था, ठीक है। या फिर जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे उस राइट और कस्टम को, तो किसी ने डिस्प्यूट किया था, या फिर कोई एसेट किया था, या फिर डिपार्टेड फ्रॉम था, उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो, वही बात कर रहा है, ठीक है। हमने जो पढ़ा, मिस्टर ए जैसे बताता है कि उसके पूर्वज लोग वहाँ पर मछली पकड़ा करते थे, ठीक है। जब वो मछली पकड़ने आए थे तो पड़ोस के लोगों ने कहा कि मछली नहीं पकड़ सकते क्योंकि तुम्हारे पूर्वज लोग अब मेरे को दे दिए थे, मेरे को दे दिए हैं, हमारे पूर्वज को दे दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा पर्टिकुलर इंस्टेंसेस का भी सबूत दिया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। अब डायरेक्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। डायरेक्ट का एग्जाम्पल दिया है कि वेदर ए हैज़ अ राइट टू फिशरी। अब मान लो तालाब में मिस्टर ए मछली पकड़ने जाता है और मिस्टर ए को कोई रोक देता है कि तुम्हारे पास राइट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल बी ने रोक दिया। तो अब क्वेश्चन आता है कोर्ट के सामने, क्या मिस्टर ए का राइट है मछली पकड़ने का? तो उस केस में क्या क्या फैक्ट्स रेलिवेंट हो सकता है, किस किस चीज़ों का सबूत आप कोर्ट में दे सकते हो, और कोर्ट जिसको कंसिडर कर सकता है कोर्ट को डिसाइड कर, मतलब केस को डिसाइड करने के लिए। पहला है डीड कन्फरिंग फिशरी ऑन एज एंसेस्टर्स। ऑब्वियसली मिस्टर ए का राइट है या नहीं है कैसे पता चलेगा? कोई डॉक्यूमेंट दिखा दे, कोई डीड दिखा दे, जिससे ये पता चले कि ए के पूर्वजों के पास वो राइट आया था उस डीड के माध्यम से, उस डीड के वजह से। हाँ, कोई रिटन डॉक्यूमेंट शोइंग दैट एज फोर फादर्स वेर ग्रांटेड द राइट ऑफ फिश। बिल्कुल जी सर। मोर्टगेज ऑफ द फिशरी बाय हिज फादर। मान लो मिस्टर ए के फोर फादर, मतलब उसके पूर्वज लोग, वो राइट को क्या कर दिए थे पता है? वो गिरवी रख दिए थे, किसी पैसा का दरकार होगा, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए का, ठीक है, मिस्टर ए का राइट तो था, मिस्टर ए के पूर्वजों का राइट तो था मछली मारने का, लेकिन मिस्टर ए के पूर्वज लोग क्या किए थे, उस राइट को ना किसी के पास गिरवी रख दिए थे, जैसे मान लो पड़ोसी के पास। तो अब वो राइट तो पड़ोसी का हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो वो उस फैक्ट का भी सबूत कोर्ट में दिया जा सकता है कि अब मिस्टर बी का मिस्टर ए का राइट नहीं था, गिरवी कर दिया गया था, तो वो फैक्ट भी रेलिवेंट होगा। तो वही बोल रहा है, एज फादर मॉर्गेज इज राइट टू फिश, मीनिंग ही कंसिडर्ड इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। सब्सिक्वेंट ग्रांट ऑफ फिशरी बाय एज फादर इनकंसिस्टेंट विद मॉर्गेज। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर ए के पूर्वज लोग के पास तो राइट था मछली मारने का, तो उन्होंने क्या किए थे, गिरवी कर दिए थे, लेकिन बाद में क्या किए, गिरवी करने के बाद वापस से और किसी को गिफ्ट कर दिए वही प्रॉपर्टी को। तो थोड़ा सुनने में अजीब नहीं लग रहा है? अरे भाई पहले तो वो मॉर्गेज किया अपना प्रॉपर्टी को कि मेरा है बोल के गिरवी रख दिया, और उसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट भी कर दिया, ये क्या मतलब है? यानी ये दोनों ट्रांजैक्शन आपस में दोनों मैच नहीं खा रहे हैं भाई, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ओ माय गॉड! तो ये भी कहीं ना कहीं देखने वाला बात होगा, मतलब रेलिवेंट माना जा सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि दोनों सबूत जो दिया जा रहा है वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहा है। मतलब आप अगर किसी बंदे को अपना सामान, फॉर एग्जांपल सोना दे दे रहे हो गिरवी, और गिरवी करने के बाद वही सोना को किसी तीसरे बंदे को बेच दे रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा कैसे? सही बात बोल रहे हो सर। तो वो चीज़ भी रेलिवेंट हो सकता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि दिस टू एक्शंस कन्फ्लिक्ट स्टिल बोथ आर रेलिवेंट, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मतभेद कर रहे हैं, फिर भी रेलिवेंट होंगे, क्योंकि ये कोर्ट को हेल्प करेंगे ये जज करने के लिए वेदर ही रियली हैड द राइट और नॉट, उसके पास राइट था भी या नहीं था, ठीक है। क्योंकि ए के फादर ने पहले तो गिरवी दिया, गिरवी करने के बाद और किसी को बेच भी दिया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, इनकंसिस्टेंट वाला ट्रांजेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टार्टिंग का 3 वाला एग्जाम्पल था तुम्हारा ट्रांजैक्शन वाला, जिससे राइट और कस्टम समझ में आया कि मिस्टर जी के पास आया कैसे। अब एग्जाम्पल डायरेक्ट में ऐसा दिया है जिससे पता चले कि मिस्टर ए के पूर्वजों के पास राइट कैसे आया। तो बोल रहा है
इंस्टेंसेस मतलब रियल रियल यूज, एक्चुअल यूज किया करते थे, करते आ रहे थे, यूज करते थे। इंस्टेंसेस वेर एज फादर एक्सरसाइज द राइट। ठीक है, तो या फिर मिस्टर ए मान लो ऐसा सबूत दे दे जिससे ये पता चले उसके फोर फादर्स लोग, उसके पूर्वज, उसके पापा, दादा, दादा परदादा सब कोई क्या करते थे, यूज़ किया करते थे। जैसे एज फादर रेगुलरली यूज द फिशरी फॉर कैचिंग फिश विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। उसके फादर्स लोग जाते थे, पूर्वज लोग जाते थे और हर संडे जाके वहाँ पर मछली मारा करते थे और कोई ऑब्जेक्शन करता भी नहीं था। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि इस बारे मतलब इस केस में वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा है बट बता रहा है कि मेरे पास राइट इसलिए आया क्योंकि मेरे पूर्वज लोग ये किया करते थे, कस्टमरी राइट आया है, कस्टम से राइट आया है। अच्छा, उसी तरीके से और ये एग्जांपल दे सकता है कि देखो दूसरा कोई एग्जांपल बोलेगा, मिस्टर ए को कोई फॉर एग्जांपल मिस्टर ए के फोर फादर्स जब मछली पकड़ा करते थे हर संडे, तो वहाँ पर कुछ लोग उनको क्या किए थे, ऑब्जेक्ट किए थे कि तुम नहीं मछली पकड़ सकते फॉर एग्जांपल। तो वो सबूत भी दिया जा सकता है, वही बोल रहा है। इंस्टेंसेस वेयर द एक्सरसाइज ऑफ द राइट वाज स्टॉप्ड बाय नेबर्स, समटाइम्स विलेजर्स और नेबर्स स्टॉप्ड एज फादर फ्रॉम फिशिंग। बीच में उनके नेबर कुछ लोग मिस्टर ए के फोर फादर्स या फिर उसके बाप को जब मछली पकड़ रहे थे तो रोके भी थे। तो ये फैक्ट भी दिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट करने लगे ना, तो ये फैक्ट भी रेलिवेंट होगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट किए हैं तो भाई फिर वो कहाँ से राइट आएगा। ठीक है, अगर कस्टम से अगर आ रहा है तो समझे कि नहीं, क्योंकि वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए तभी तो आपके पास वो राइट आता है। तो बात कहने का यही है कि आप ये सब चीज़ कोर्ट में दे सकते हो और कोर्ट इसको रेलिवेंट मान सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए एक बार रीडिंग कर लेते हैं। तो दिस सेक्शन जो सेक्शन 11 है वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट्स आर रेलिवेंट व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट राइट और कस्टम। बोलता है सिंपल शब्दों में सेक्शन 11 ये कहता है कि भैया जब कभी भी राइट और कस्टम को लेके लड़ाई होगा तो उस केस में आप कौन कौन से फैक्ट्स को रेलिवेंट मानोगे, कौन कौन से फैक्ट्स को कोर्ट कंसीडर करेगा एज एन एविडेंस। फॉर एग्जाम्पल राइट और कस्टम, जैसे राइट ऑफ वे, जाने का अधिकार तुम्हारा, राइट टू फिश मारने का अधिकार, कस्टम ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब आता है। ठीक है, क्लॉज है इसमें तुम्हारा बोलता है ट्रांजैक्शन के बारे में, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके पास वो राइट और कस्टम आया, जैसे आप वो सभी ट्रांजैक्शन का सबूत दे सकते हो जिस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका वो राइट आपने क्लेम किया था, मॉडिफाई किया था, रिकॉग्नाइज किया था, सारा चीज़ लिख दो। वही बोल रहा है द फैक्ट्स आर रेलिवेंट इफ दे शो how the right or custom was created, how it was claimed or recognized, how it was modified or denied, if there was any transaction inconsistent with its existence। ये सारा चीज़ लिख दो, खत्म। कहने का ये मतलब है इतना सारा कि आप कोई डॉक्यूमेंट का सबूत दे दो ना, कोई एक्ट का सबूत, कोई डीलिंग ट्रांजैक्शन का सबूत दे दो जिससे पता चले कि आपके पास वो राइट और कस्टम को आपने माना था या फिर सामने वाले ने डिनाई किया था, तो वो रेलिवेंट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल विलेजेस, कोर्ट के सामने ये केस आया, क्या विलेजेस लोग का पास, जो गांव के लोग हैं, गांव वालों के पास क्या राइट है एक पार्टिकुलर तालाब से पानी पीने का, पानी लेने का उनके पास राइट है या नहीं है। तो गांव वालों ने क्या किया, एक पुराना एग्रीमेंट दिखाया कि देखो हम लोग का और इस तालाब का जो मालिक था उसके बीच एक एग्रीमेंट हुआ था और वो बोला था कि तुम लोग यहाँ पर पानी पी सकते। तो वो पॉइंट क्या होगा, तो ये जो फैक्ट होगा, ये फैक्ट रेलिवेंट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, वो लोग दे सकते हैं सबूत, बिल्कुल हाँ। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एग्रीमेंट दिखाया ना, और ये एग्रीमेंट क्या है, ट्रांजैक्शन ही तो है जिसके वजह से आया, बिल्कुल, तो ये क्लॉज ए में आएगा। उसी तरीके से पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, मतलब आप अपना जो पॉइंट रख रहे हो कोर्ट के सामने, आप कोई ट्रांजैक्शन, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो, बट आप अपना फोर फादर्स, आप अपने जो पूर्वज लोग के बारे में बता रहे हो कि वो लोग ऐसा किया करते थे, जिसके रीति रिवाज का आप बात कर रहे हो, और उसके वजह से आप ये क्लेम कर रहे हो कि आपके पास राइट आया है, समझे। तो जैसे वही चीज़, द फैक्ट्स आर रेलिवेंट इफ दे शो द स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, वही पर्टिकुलर इंस्टेंसेस अगर दिखाता है, आप वो सभी फैक्ट्स जो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस शो करते हो, वो सारे फैक्ट्स रेलिवेंट होंगे अगर उस स्पेसिफिक फैक्ट्स में राइट और कस्टम को एक्सरसाइज किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, या फिर किसी ने उसको ऑब्जेक्ट किया था, या फिर डिपार्टेड था। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप
के पूर्वज लोग मछली पकड़ा करते थे जिसके वजह से आपके पास वो राइट आया, तो आप कोर्ट में ये पॉइंट रख सकते हो कि देखो हमारे पास राइट इसीलिए आया है क्योंकि हमारे पूर्वज लोग ऐसा किया करते थे। ठीक है, हमको अभी ये प्रूफ करना नहीं है कि कैसे प्रूफ करेंगे पूर्वज किया करते थे, वो सब नहीं, हमको बस अभी ये देखना है क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, कौन कौन सा फैक्ट्स कोर्ट के सामने हम एज एन एविडेंस देंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा, तो जिस तरीके से हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास राइट कैसे आया, उसी तरीके से सामने वाला बंदा भी तो बोल सकता है ना कि ठीक है हमारे पूर्वज भी तो तुमको रोका करते थे मछली पकड़ने से, तो वो फैक्ट भी रिलेवेंट होगा, समझे कि नहीं। तो वही बोल रहा है। तो आप जिस तरीके से बता रहे हो कि आपके पास राइट कैसे एक्सरसाइज आपने किया था, कैसे रिकॉग्नाइज किया था आपके फोर फादर्स ने, उसी तरीके से सामने वाला भी बोलेगा कि भैया ऑब्जेक्ट किया करते थे, डिपार्टेड किया करते थे, ये सब भी क्या होगा, रिलेवेंट होगा। समझे। कहने का ये मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कहने का ये मतलब है मेरे भाई कि कहने का ये मतलब है कि कोर्ट कैन ऑल्सो लुक एट द पास्ट कंडक्ट और प्रैक्टिस। यहाँ पर क्लॉज बी में वो आपके पास्ट कंडक्ट को देखेगा, मतलब आपका मतलब आपके पूर्वज लोग का, ठीक है, आपके फैमिली का, ठीक है, प्रैक्टिस को देखेगा, पास्ट कंडक्ट को देखेगा, वेयर द पीपल एक्चुअली यूज दैट राइट और एक्नॉलेज्ड इट इन प्रैक्टिस। जहाँ पर लोग क्या करते थे, उस राइट को यूज़ किया करते थे, उसको एक्नॉलेज किए थे प्रैक्टिस में, उसको देखते हैं यहाँ पर। समझ में आया? ओके। एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर विलेजेस लोग, गांव वाले लोग एक पॉन्ड में रेगुलर नहा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं बिना ऑब्जेक्शन के, तो मान लो अगर आप कोई तालाब में एक रेगुलर नहा रहे हो, मछली पकड़ रहे हो, और ये आप नहीं, आपके दादा परदादा सब कोई किया करते थे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाता है, कस्टमरी राइट्स आ जाते हैं वहाँ पर उसको इंजॉय करने का, नहाने का, फिश मारने का। समझे। बस इसमें एक चीज़ है कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, वही बोल रहा है। इफ समटाइम्स समवन स्टॉप्ड देम और ऑब्जेक्टेड दैट आल्सो बिकम्स रिलेवेंट। लेकिन मान लो जब आप किया करते थे, ठीक है, या फिर आपके पूर्वज किया करते थे, किसी ने उनको रोका था, तो वो पॉइंट भी रेलिवेंट होगा, क्योंकि अगर कोई रोक दिया तो फिर वो कस्टमरी राइट में प्रॉब्लम आ जाता है। समझे। क्योंकि कस्टमरी राइट जो कस्टम होता है, कस्टम्स का मेन फीचर ये होता है, एक फीचर, उसमें से बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें से एक फीचर कस्टम्स होने का। देखो कस्टम मतलब क्या, कस्टम मतलब जो चीज़ आप करते आ रहे हो जिसकी वजह से आपके पास एक राइट आ गया। ठीक है, तो अब राइट आपके पास आएगा कैसे, जब आप कोई चीज़ कर रहे हो और कोई मना भी नहीं कर रहा है। जैसे कस्टम कैसे आता है, मतलब जैसे मान लो ये है मिस्टर बी का घर। एक सेकेंड। जैसे मान लो ये एक तो घर है, ठीक है, किसका घर है, ये बी का घर है, और ये इसका गेट है, इसका मेन गेट है, ठीक है, और ये तो जाता है इधर ही से, ठीक है। लेकिन क्या है ना, इधर ही से और एक रास्ता है जिसके इससे गुजर के जाता है, ठीक है। तो लोग, मिस्टर ये है यहाँ ये यूज़ करता है, और ये क्या सबको यूज़ करते आ रहे हैं ये रास्ता, तो मिस्टर बी कुछ नहीं बोलता है, बोलता है ठीक है यूज़ करो, ये यहाँ से गुजर के जाता है इधर, ठीक है, हालांकि ये मेन रास्ता इधर है, इधर से भी लोग जाते हैं, ठीक है। तो पूरे गांव वाले ये रास्ता को यूज़ करते हैं, ये रास्ते को, और बी कुछ कहता भी नहीं है। तो जैसे ही बहुत लोग यूज़ करते आ रहे हैं, मिस्टर बी कुछ कह भी नहीं रहा है, तो लोगों के पास क्या आ जाएगा ना, एक कस्टमरी राइट आ जाएगा सभी लोगों के पास इस रास्ते को यूज़ करने का, क्योंकि बी बोलता भी नहीं है कुछ। लेकिन मान लो वंस बी कह दिया कि भैया यूज़ करना नहीं है, तो फिर वो कस्टम नहीं बन सकता। समझे, बात वो है। ठीक है, तो कस्टम्स बनता कैसे, कस्टम्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पढ़ेंगे अभी, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो क्लॉज बी में हम क्या पढ़े, क्लॉज बी में ये बता रहे हैं, क्लॉज बी का मेन शॉर्ट में अगर बात करूं तो आप क्या करते हो, आप एक्चुअल एग्जाम्पल्स अपने पास्ट से देते हो कि हमारे पास जो राइट कस्टम आया है वो हमारे पूर्वजों की वजह से आया है, ठीक है, लोगों की वजह से आ रहा है, वो फॉलो किया करते थे, रिजेक्ट किए थे, तभी वो आपके पास वो कस्टम आया और वो रेलिवेंट होगा। समझ में आ गया? ठीक है, बस इतना है। ठीक है, तो सेक्शन 11 में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन 11 जो है आपका, वो कौन सा राइट्स देता है, वो आपको सिविल राइट्स के बारे में बताता है। कौन सा राइट्स? सिविल राइट्स। ठीक है, सेक्शन 11 जो है राइट के बारे में बता रहा है ना,
वो सिविल राइट्स के बारे में बता रहा है आपको, ना कि क्रिमिनल राइट्स। ये एग्जाम में आएगा कि सेक्शन 11 कौन सा राइट बताता है, सिविल राइट्स के क्रिमिनल राइट्स। क्रिमिनल राइट्स बोल के कोई चीज़ होता ही नहीं है, पहली बात तो याद रखिएगा, सिविल राइट्स के बारे में आपको बताता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहाँ पर जो वर्ड है राइट, जो वर्ड यूज़ किया गया है, ये जो वर्ड है राइट, इसको बहुत ही ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया गया। ब्रॉडर सेंस मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं, जैसे पब्लिक राइट आ जाता है, प्राइवेट राइट भी आ जाता है, कॉर्पोरियल राइट भी आ जाता है, इनकॉर्पोरियल राइट भी आ जाते हैं, समझे। तो सेक्शन 11 में जो राइट के बारे में यूज़ किया गया है, तो कौन सा राइट है, प्राइवेट राइट कि पब्लिक राइट कि कॉर्पोरियल राइट कि इनकॉर्पोरियल राइट, सब राइट के बारे में बात किया गया है, क्योंकि ब्रॉडर सेंस में यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो याद रखिएगा, जब कभी भी सेक्शन 11 में बोलेगा, सेक्शन 11 में जो राइट के बारे में बात किया गया वो कौन सा राइट है, पब्लिक राइट कि प्राइवेट राइट, तो आप याद रखिएगा ये दोनों राइट है, सभी राइट, ठीक है। तो प्राइवेट पब्लिक राइट मतलब जानते हो क्या होता है, पब्लिक राइट मतलब जो आम जनता के लिए, सभी के लिए है, जैसे पब्लिक रोड का यूज़ करना, नदी का यूज़ करना, ये सब के लिए है। तो ये क्या है, तुम्हारा पब्लिक राइट है, मतलब ऐसा राइट जो कि इंजॉयड बाय द जनरल पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट राइट मतलब क्या, प्राइवेट राइट मतलब ऐसा राइट जो कि एक इंडिविजुअल का हो या फिर कोई ग्रुप का हो। जैसे आपका ज़मीन है, आप मालिक हो, तो ज़मीन के मालिक हो ना आप, तो वो आपका प्राइवेट राइट है, आप ही यूज़ कर सकते हो उस ज़मीन को, ठीक है, समझे। ठीक है सर। कॉर्पोरियल राइट, कॉर्पोरियल मतलब सर पहली बार सुन रहे हैं, मालूम नहीं है। कॉर्पोरियल का मतलब होता है ऐसा चीज़ का राइट जो चीज़ को आप छू सकते हो, जो चीज़ को आप छू सकते हो उसका अगर राइट अगर है आपके पास, मतलब आपके पास जो राइट आया है, राइट किस में आता है, एसेट के ऊपर राइट आता है, तो जो एसेट है वो टांजिबल एसेट है। कहने का ये मतलब है कि अ राइट ओवर अ टांजिबल थिंग, एक टांजिबल थिंग के ऊपर आपके पास राइट है। मतलब जैसे आपके पास घर है, तो घर के मालिक हो आप, तो आप हम बोलेंगे कि आपके पास कॉर्पोरियल राइट है, क्योंकि घर के मालिक हो ना आप, और घर को तो छू सकते हैं। मोटरसाइकिल है आपके पास, मोटरसाइकिल आपका है, आप उसके मालिक हो, आपके पास वो राइट है उसको यूज़ करने का, तो ये जो राइट है आपका कॉर्पोरियल राइट है, समझे, ठीक है। प्राइवेट भी है क्योंकि तुम्हारा ही है, समझे। तो प्राइवेट कॉर्पोरियल दोनों हैं। उसी तरीके से इनकॉर्पोरियल होता है। इनकॉर्पोरियल मतलब क्या सर, ऐसा राइट जो कि इंटैंजिबल चीज़ के ऊपर आपका राइट है, जैसे 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 तो इंटैंजिबल राइट मतलब क्या, इंटैंजिबल राइट मतलब, इनकॉर्पोरियल राइट मतलब इंटैंजिबल राइट, मतलब इंटैंजिबल एसेट के ऊपर आपका राइट अगर है तो, जैसे आपके पास मछली पकड़ने का राइट है, आपके पास रेंट कलेक्ट करने का राइट है, आपके पास इजमेंट का राइट है, ये सब राइट को बोलते हैं इनकॉर्पोरियल राइट। मतलब ऐसा राइट जो राइट को आप छू नहीं सकते बट इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, इसको इनकॉर्पोरियल राइट बोला जाता है। जैसे अब देखो, राइट टू फिशरी मतलब क्या है, जैसे इसको और एक अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ मैं। देखो जैसे ये एक लैंड है, हाँ, ये मिस्टर ए का एक लैंड है, फॉर एग्जांपल ये एक लैंड है किसका, मिस्टर ए का। ये रहता है कहाँ पर, ये है बिहार में, ठीक है, लेकिन ए रहता कहाँ है, ए रहता है दिल्ली में, ठीक है। तो ए क्योंकि दिल्ली में रहता है, तो बिहार का इसका ज़मीन तो ऐसी फ्री फोकट में ऐसी पड़ा हुआ है, तो ये क्या करता है, मिस्टर बी एक है, उसको ये क्या करता है, दे देता है भाड़ा पे, लीज पे देता है, जा तो यूज़ कर भैया, खेती कर, जो मिलेगा मेरे को कुछ कुछ दे देना, महीना हिसाब से दे देना, मान ले महीना हिसाब से 500 रुपीज़ मेरे को दे देना पर मंथ, ठीक है। तो बी बोलता है ठीक है, समझे। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मिस्टर बी के पास एक राइट है उस लैंड को यूज़ करने का, ठीक है, जो कि मिस्टर ए ने उसको दिया है मिस्टर बी को। तो ये भी एक राइट है, राइट टू यूज़ द प्रॉपर्टी, समझेगे नहीं, वही चीज़, ठीक है। ये सब क्या है, इनकॉर्पोरियल राइट होता है, ठीक है। चलिए, आई होप मैं आपको समझ में आ गया होगा, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो राइट क्या होता है उसका मीनिंग पढ़ लीजिएगा। राइट मतलब एक लीगल एंटाइटलमेंट, जो कि एक बंदे का किसी प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है, कोई चीज़ करने के लिए राइट हो सकता है, कोई चीज़ नहीं करने के लिए राइट हो सकता है। कहने का ये मतलब है कि ऐसा कोई चीज़ जो कि लॉ जिसको रिकॉग्नाइज करे, जिसको प्रोटेक्ट करे, उसको हम लोग बोलते हैं राइट, ठीक है। कस्टम क्या होता है सर, कस्टम बताया था मैं आपको कि कस्टम का मतलब जो सदियों से आप करते आ रहे हो और जो एक कानून बन गया, एक रूल बन गया, मतलब एक लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड, सॉरी, कस्टम मतलब एक लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस जो कि पूरे कम्युनिटी ने एक्सेप्ट किया उस प्रैक्टिस को,
और ऐसे वैसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसको माना कि भैया ये रूल है, चॉइस के वजह से अपनाया नहीं, उसको एज एन ऑब्लिगेशन अपनाया, नॉट अ चॉइस। याद रखिएगा, कस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि एक लॉन्ग एस्टैब्लिश, आप कोई चीज़ को प्रैक्टिस करते आ रहे हो बहुत लंबे समय से, और पूरे कम्युनिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरे सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मान रहे हैं, मतलब रूल के हिसाब से वो उसको रूल के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, ना कि चॉइस के हिसाब से, और कंटिन्यूस फॉलो करते आ रहे हैं, दिन दहाड़े फॉलो कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, पीसफुली, कोई वायलेंस नहीं, और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ को आप लंबे समय के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, ओपनली कर रहे हो, दिखा के कर रहे हो, दिन दहाड़े कर रहे हो, पीसफुली कर रहे हो, हाँ, और रूल की तरह अपना के कर रहे हो, ना कि चॉइस की तरह, तो हम उसको बोलते हैं कि वो आपका कस्टम बन गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आता है, तो कस्टम का क्या क्या, ये सब आपके जनरल नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो एक वैलिड कस्टम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। पहला, ये एंटिक्विटी होना चाहिए, मतलब इट मस्ट बी ओल्ड, फॉलोड फॉर लॉन्ग टाइम, पुराना होना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए फॉलो होना चाहिए। सर्ट कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस होना चाहिए, ना कि कोई इंटरप्ट होना, मतलब कंटिन्यूस आप उसको यूज़ करते आ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बीच में रोक दिए, यूज़ नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं। सर्टेनिटी मतलब क्लियर होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। रीजनेबलनेस मतलब आप जो कस्टम फॉलो कर रहे हो वो फेयर है, ना कि अनलॉफुल है, नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस मतलब कि आप उसको एज अ बाइंडिंग यूज़ कर रहे हो, एज अ रूल के हिसाब से उसको यूज़ करते आ रहे हो, ना कि चॉइस के हिसाब से। मतलब जो बंदा उसको यूज़ कर रहा है, जो कस्टम्स को, वो उसको ऑब्लिगेटरी मान रहा है। ठीक है, मतलब वो ये समझ रहा है कि हर किसी को ऐसा करना है, तो ये हम बोलेंगे वो कस्टम है। ठीक है, समझ में आ गया। फॉर एग्जांपल, मान लो पिछले 100 सालों से विलेजेस जो हैं, जो गांव वाले हैं, वो क्या करते हैं, एक प्राइवेट वेल है, प्राइवेट वेल मतलब किसी बंदे का है कुआं, और वहाँ से सारे विलेजेस क्या करते हैं, पिछले 100 साल से पानी भरते आ रहे हैं, पानी निकालते आ रहे हैं। ठीक है, तो और जिस बंदे का वो प्राइवेट वेल है, जो लैंडलॉर्ड है, जो मालिक है उस प्राइवेट वेल का, वो कभी ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, कभी रोका भी नहीं, तो हम बोलेंगे कि विलेजर्स के पास एक कस्टमरी राइट आ गया पानी निकालने का। समझ में आया? ओके, तो ये हो गया सेक्शन तुम्हारा ख़त्म। सेक्शन 11 इज़ ओवर। अब सेक्शन 11 तो ओवर हो गया, बट सेक्शन 11 यहाँ पर ख़त्म हो गया, पूरा कंप्लीट। बट सेक्शन 11 को हम अकेला नहीं पढ़ते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि इसी तरीके के टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो क्यों ना हमको उनको साथ में पढ़ना चाहिए कि नहीं, बताओ मुझे। बिल्कुल, फिर अलग पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। कहने का ये मतलब है कि सेक्शन 11 जो है बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है, कस्टमर राइट के बारे में। तो राइट और कस्टम को लेके और भी 3 सेक्शंस हैं जो कि बात करते हैं, तो क्यों ना हम उसको पढ़ लेंगे, तो हम लोग का पहले से कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं, और सीक्वेंस वाइज पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। तो वही कहने का ये मतलब है, जो कि हमने अभी जो पढ़ा सेक्शन 11, जो कि पहले 13 हुआ करता था, ठीक है, तो ये जो 11 है उसके साथ हम पढ़ेंगे सेक्शन 26 का डी, वो भी कस्टम के बारे में ही बात करता है, राइट और कस्टम। सेक्शन 42 पढ़ेंगे, वो भी उसी तरीके का राइट कस्टम के बारे में बात करता है, और ये भी उसी तरीके का कस्टम राइट के बारे में ही बात करता है। तो क्यों ना सबको एक साथ पढ़ लेंगे, तो हम लोग को ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। बिल्कुल सर। तो ठीक है, ये BSA का है 11, 26 का डी, सेक्शन 42, सेक्शन 43, उधर ही उसी तरीके से सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 13 के साथ है सेक्शन 32 का 4, फिर सेक्शन 48, फिर सेक्शन 49, ये सब है तुम्हारा इंडियन एविडेंस एक्ट का। ठीक है, तो हमको इसको साथ में पढ़ना है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाकी सेक्शंस को कवर करेंगे जो इस सेक्शन से लिंक है, जिनका लिंक है। ठीक है, तो सेक्शन 11 के साथ और भी 3 सेक्शन पढ़ेंगे, 26 का डी, 42, 43, ख़त्म। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम, और पढ़ते रहिए।